आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स, और क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है ज्यामिति के अंदर आने वाला एक टॉपिक त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। इस चैप्टर में हम ट्रायंगल पर आधारित थ्योरम्स की पढ़ाई कर रहे हैं, थ्योरम्स और उन थ्योरम्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में आइए देखते हैं कि क्या चीजें हमें करनी है। ट्रायंगल्स के अंदर आज का जो सब टॉपिक है वो है सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी कि दो त्रिभुजों की समरूपता। दो ट्रायंगल्स समरूप कैसे कैसे हो सकते हैं, इस बात को आपको समझना है। और दो ट्रायंगल्स के समरूप होने पर आधारित कौन कौन सी प्रमेय है, कौन कौन सी थ्योरम्स हैं, उनको आपको देखना है, उनके प्रूफ, उनके डेरिवेशंस देखने हैं, और उसके बाद उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। सबसे पहली बात हम यही समझेंगे कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं एक दूसरे के, तो कैसे जानेंगे कि वो त्रिभुज जो है वो समरूप है यानी कि सिमिलर है। दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं, अगर समरूप हैं, तो उनकी समरूपता की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या प्रतिबंध होते हैं, जिन प्रतिबंधों, जिन कंडीशंस या जिन विशेषताओं को देखकर आप बता सकें कि अगर ऐसी ऐसी विशेषताएं दो त्रिभुजों में हैं तो फिर वो दिए गए दो त्रिभुज समरूप होंगे। ये कैसे आप बताएंगे? तो आइए जानते हैं। दो ट्रायंगल्स आपके सामने बने हुए हैं, इनके कुछ नाम नहीं लिखे हुए हैं, तो हम लोग इनका कुछ थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं। एक ट्रायंगल को आप, ये तो हालांकि सर्वांगसम ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज बने हुए हैं। जो सर्वांगसम का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हो, इमेजेस हो, एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हो। और जो सर्वांगसम होते हैं वो समरूप अपने आप में होते ही हैं, ठीक है, सिमिलर होते ही हैं। हर दो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होंगे, लेकिन सारे के सारे समरूप त्रिभुज जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम हो। यहाँ पर फिलहाल ये जो ट्रायंगल्स बने हैं बिल्कुल इक्वल बने हुए हैं, तो ये समरूप तो होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं इनमें आपको बताऊं कि क्या सिमिलैरिटीज को, कौन सी सिमिलैरिटीज आप देखेंगे और उनको देखकर आप कहेंगे कि दिए गए ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। देखेंगे मतलब सॉल्व करके निकालेंगे। देखिए, अगर दो ट्रायंगल्स ABC और DEF ये आपको दे रखे हों, इन दोनों ट्रायंगल्स की जो सबसे बेसिक स्पेशलिटी है वो दो है। दो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनको देखकर आप बताएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। पहली विशेषता क्या है, पहली स्पेशलिटी क्या है कि अगर इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों। संगत कोण बराबर होने का मतलब है करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो, इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है कि एंगल A अगर आपने लिया है यहां पर, तो यहां पर आप एंगल कौन सा लेंगे? D। एंगल B आपने अगर लिया है तो यहां पर कौन सा लेंगे? एंगल E। और एंगल C अगर आपने लिया है तो यहां पर आप कौन सा लेंगे? एंगल F। अच्छा, संगत कोणों को समझने के लिए केवल यही मतलब नहीं है कि आपने ऊपर वाला कोण लिया तो इसमें भी ऊपर वाला लिया, इसमें नीचे वाला लिया तो इसमें भी नीचे वाला लिया, इसमें नीचे ये वाला लिया तो ये इसमें भी ये वाला लिया, ये मतलब नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ आप समझेंगे जब एंगल्स का रिलेशन और साइड्स का रिलेशन, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि संगत कोण या संगत भुजा का मतलब क्या होता है। अगर लैंग्वेज में आप कहें को कोई भी दो ऐसे ट्रायंगल्स जिनके संगत कोण समान हो, कोई भी दो ऐसे ट्रायंगल्स जिनके संगत कोण समान हो। संगत कोण समान का मतलब है इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों। और संगत कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग कैसे होंगे, मतलब कौन सा किसके बराबर होगा वो साइड्स पर डिपेंड करेगा, वो दूसरे पॉइंट पर आपके डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऐसे दो ट्रायंगल्स जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। संगत भुजाएं समानुपाती हों, सेम रेशियो में हो, इसका मतलब क्या है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है और एंगल C एंगल F के बराबर है। मान लीजिए सपोज एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, मान लीजिए एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है,
और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। अगर ऐसा है तो संगत भुजाएं समानुपाती हों, इस बात का मतलब क्या है, इस बात को समझिएगा। संगत भुजाओं का मतलब फिर ये होगा, ऐसे लिखेंगे आप, एंगल ए इक्वल टू किसके है, एंगल डी के, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के। तो दूसरा पॉइंट जो होगा संगत भुजाएं समानुपाती होने वाला, उसका मतलब क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब है कि इस ट्रायंगल की एक भुजा और उस दूसरे वाले ट्रायंगल की एक भुजा का अनुपात लेंगे, फिर पहले ट्रायंगल की दूसरी भुजा और दूसरे ट्रायंगल की दूसरी भुजा का अनुपात लेंगे, साइड का रेशियो लेंगे, और फिर पहले ट्रायंगल की तीसरी साइड और दूसरे ट्रायंगल की तीसरी साइड का रेशियो लेंगे। वो सारे रेशियोज, वो सारे अनुपात एक दूसरे के बराबर होंगे। लेकिन ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस त्रिभुज की जो भुजा हमने ली है उस भुजा के साथ दूसरे वाले त्रिभुज की कौन सी वाली भुजा ली जाए, सिर्फ इस बात पर आप फोकस करिएगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर इधर ए बी लेंगे तो जरूरी है कि इधर भी आप डी ई ही लें, मतलब जैसी ये दिख रही है इसी शेप वाली इधर वाली भुजा लेनी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इस तरफ की त्रिभुज की एक भुजा के साथ उस तरफ दूसरे वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा आएगी, ये आपको हमेशा ये एंगल्स बताएंगे। ठीक है, एंगल कैसे बताएंगे, ध्यान रखिए दोनों त्रिभुजों में जो कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, जो एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, अदरवाइज आप गलत करेंगे एग्जाम्स में। आप पता लगा भुजा जो पिक करनी होगी वो नहीं पिक करेंगे, दूसरी पिक कर लेंगे। तो इस बात को समझ लीजिएगा, दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल्स सेम होंगे उन एंगल्स के सामने वाली भुजाएं जो होंगी वो करस्पॉन्डिंग साइड्स कही जाती हैं, संगत भुजाएं कही जाती हैं। मतलब क्या है इस बात का, पहले वाले ट्रायंगल और दूसरे वाले ट्रायंगल में अगर एंगल ए और एंगल डी एक दूसरे के इक्वल हैं, कौन कौन से एंगल, यहां पर क्या लिखा, ए और डी, पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल में अगर एंगल ए और एंगल डी एक दूसरे के इक्वल हैं तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो ए और डी कहे जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड्स संगत कोण जो होंगे वो ए और डी कहे जाएंगे, और संगत भुजाएं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो ए के सामने वाली भुजा के संगत डी के सामने वाली भुजा कही जाएगी। और संगत भुजाओं का अनुपात लिया जाता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात लेने का मतलब क्या है कि अगर ए बराबर डी के है तो फिर ए के सामने वाली भुजा और डी के सामने वाली भुजा का अनुपात बराबर होगा दूसरी भुजाओं के अनुपात के। दूसरी भुजाएं भी संगत ही ली जाएंगी। दूसरी भुजाएं कैसे ली जाएंगी, यानी ए के सामने वाली भुजा हमने बीसी ले ली, ए के सामने वाली भुजा हमने बीसी ले ली, और ए के बराबर जो एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो इसके नीचे लिखेंगे। इस बात को बस आप ध्यान से समझिएगा। ए के सामने वाली भुजा जो है वो जो भी है बीसी वो हमने ले ली, और संगत भुजाओं का अनुपात लिया जाता है। और संगत भुजाओं के अनुपात का मतलब यह है कि संगत कोणों के सामने वाली भुजा, संगत कोणों का मतलब यह है कि जो एंगल जिस एंगल के बराबर है वो दोनों एंगल एक दूसरे के संगत कोण कहे जाएंगे। तो यहां पर ए और डी बराबर हैं तो इसलिए ए और डी संगत कोण होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। इसलिए एक साइड हम ए के सामने वाली लेंगे तो फिर दूसरी साइड उसके साथ जो रेशियो में लेंगे वो हमेशा डी के सामने वाली लेंगे। डी के सामने कौन सी साइड पड़ रही है, ईएफ, तो वो हमने ले ली। बीसी और ईएफ का जब रेशियो हमने लिखा तो इस दो संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा एंगल कौन सा किसके बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है। तो एंगल बी और एंगल ई अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो बी और ई संगत कोण कहे जाएंगे। और जब बी और ई संगत कोण कहे जाएंगे तो बी और ई के सामने वाली भुजाएं जो होंगी वो संगत भुजाएं कही जाएंगी। और जब वो संगत भुजाएं करस्पॉन्डिंग साइड्स कही जाएंगी तो संगत भुजाओं का ही रेशियो लिया जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया जाता है। तो यानी अगला रेशियो कौन सा बनेगा, बी के सामने वाली भुजा यानी कि AC, और बी के बराबर जो भी कोण हो उसके सामने वाली भुजा, बी के बराबर है E और E के सामने वाली भुजा है DF। ये अगला रेशियो आ गया। और एक रेशियो और बनेगा, तीसरा एंगल कौन सा है C, और C के बराबर कौन सा F।
तो एंगल सी और एंगल एफ बराबर है, इसलिए सी और एफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। और संगत कोण जो होते हैं उनके सामने वाली भुजाएं संगत भुजाएं कही जाती हैं। तो संगत भुजाओं का अनुपात हमको लेना है, तो सी के सामने वाली भुजा ए बी और एफ के सामने वाली भुजा डीई, ये इनका रेशियो हो गया। बात समझे? और थ्योरम कहती है कि अगर किस दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल आपस में बराबर हैं तो वो सिमिलर होंगे, और अगर वो सिमिलर होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात तो ये है, ए बी और डी संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात, बी सी और ई एफ संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात, ए सी और डी एफ संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात। और क्योंकि एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर, और अगर ट्रायंगल सिमिलर तो फिर ये रेशियो बराबर। तो इसका मतलब ये रेशियो आपस में क्या होगा, ये रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर। बात समझे? पहला काम मेरा सिर्फ इतना था कि ये जो लिखा हुआ है वर्ड संगत यानी कि करस्पॉन्डिंग, इसको समझाना था मुझे आपको। दो ट्रायंगल्स अगर बने हैं और आपसे कहा जाए कि संगत कोण समान है या संगत भुजाओं का अनुपात संगत भुजाएं जो हैं वो समानुपाती हैं या उनका अनुपात समान है, तो इस बात का मतलब क्या होता है, वही मैंने आपको समझाने की यहां पर कोशिश की है कि संगत कोणों का मतलब यह है कि एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के दूसरे एंगल के जब बराबर होगा तो जो दो बराबर एंगल्स होंगे उनको संगत कोण कहा जाएगा। अगर ए और डी एक दूसरे के बराबर हैं तो ए और डी संगत कोण है, बी और ई अगर बराबर है तो बी और ई संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सी और एफ अगर बराबर है तो सी और एफ संगत कोण है यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, संगत भुजाओं का अनुपात भी समानुपाती होगा। संगत भुजाएं क्या होंगी, जो कोण एक दूसरे के बराबर हैं उनके सामने वाली भुजाएं जो होंगी वो संगत भुजाएं हो जाएंगी। तो ए डी के बराबर है तो ए के सामने भुजा बीसी है, डी के सामने भुजा ईएफ है, तो बीसी और ईएफ संगत भुजाएं हो जाएंगी। तो संगत भुजाओं का अनुपात जब लेना होगा तो बीसी और ईएफ का अनुपात हम लेंगे। एंगल बी एंगल ई के बराबर है तो बी और ई के सामने वाली भुजाएं संगत भुजाएं हो जाएंगी। बी के सामने है एसी और ई के सामने है डीएफ, तो एसी और डीएफ का रेशियो ले लेंगे। सी और एफ बराबर है तो सी और एफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, इसलिए इनके सामने वाली भुजाएं संगत भुजाएं हो जाएंगी। तो सी के सामने भुजा है ए बी और एफ के सामने भुजा है डीई तो ए बी और डीई का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ए बी और डी का रेशियो हो जाएगा। अगर ये तीनों एंगल्स बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अगर सिमिलर होंगे तो ये रेशियो जो होंगे ये आपस में बराबर होंगे। यहां तक बात समझ में आई? संगत कोण और संगत भुजाओं का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर आप पूछिएगा एक बार कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब जरा संगत भुजाएं और संगत कोण मैंने आपको समझाए, अब जरा समरूपता पे आते हैं, सिमिलैरिटी पे आते हैं कि कब सिमिलर होंगे, कब होगा, कब कैसे क्या हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर दो ट्रायंगल्स ए बी सी और डी ई एफ या कोई भी नाम कुछ भी हो उनका, दो ट्रायंगल्स अगर आपको दे रखे हो, उन दोनों ट्रायंगल्स में जो सबसे बेसिक कंडीशंस हैं उनकी सिमिलरिटी की वो ये दोनों हैं। बाकी इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं जिनमें सिमिलर हो सकते हैं, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक कंडीशंस हैं वो यही दोनों हैं। क्या है? अगर दो ट्रायंगल्स के संगत कोण एक दूसरे के बराबर हों, या सिंपली कहिए दो ट्रायंगल्स ऐसे दे रखे हों जिसमें पहले ट्रायंगल की तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बराबर हों, तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कहे जाएंगे, समरूप कहे जाएंगे। बात समझ गए? अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे तो फिर उन दोनों ट्रायंगल्स की संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे। अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। ठीक, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के कोण आपस में समान हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, और अगर समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। एक नियम ये। दूसरा नियम इसी का उल्टा है। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं
अगर किसी त्रिभुज की किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, तो वो दोनों ट्रायंगल्स समरूप होंगे, और अगर समरूप होंगे तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। बात क्लियर? बस वही यही दोनों बातें हैं कि अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और अगर सिमिलर होंगे तो ऐसा होगा। और उल्टा भी कहेंगे, हो सकता है कभी कभी ऐसा हो, अगर ऐसा है तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और अगर सिमिलर होंगे तो ऐसा होगा। कहने का मतलब इसको देखकर भी आप कहेंगे कि त्रिभुज समरूप हैं, और इसको देखकर भी आप कहेंगे समरूप हैं। अगर ये दिया है तो ये भी यही बताएगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर ऐसा आप प्रूव करके ले आते हैं तो ये भी बताएगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और अगर सिमिलर हैं तो अगर इससे सिमिलर प्रूव हुआ है तो ये रिजल्ट आपको बेनिफिट में मिल जाएगा, और अगर इससे सिमिलर प्रूव हुआ है तो ये रिजल्ट आपके पास बेनिफिट में मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर ऐसा है तब भी त्रिभुज समरूप हैं, ऐसा है तब भी त्रिभुज समरूप हैं। तो अगर आपको पता चल जाता है कि त्रिभुज समरूप हैं, तो अगर इसके माध्यम से आपने समरूपता सिद्ध की है तो समरूपता सिद्ध होते ही ये वाला रिजल्ट भी आपके पास आ जाएगा। आप कहेंगे क्योंकि ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, इसलिए त्रिभुज समरूप हैं, और क्योंकि त्रिभुज समरूप हैं इसलिए ये बराबर ये बराबर ये भी होगा। या उल्टा कहें, क्योंकि AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF आया है, इसलिए ट्रायंगल समरूप होंगे, और क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हैं इसलिए A बराबर D के होगा, B बराबर E के होगा, C बराबर F के होगा। बात समझ में आई? कोशिश मैं कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल 100% क्लैरिटी हो। अगर इतना बराबर इतना है तो त्रिभुज समरूप होंगे, और अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो फिर ऐसा इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना होगा। या उल्टा भी आपसे प्रूफ करवाया जा सकता है कि अगर इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है तो त्रिभुज समरूप होंगे, और अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो फिर एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे। बात समझे? जैसे आपने करेस्पॉन्डिंग साइड्स को समझा था, वैसे ही करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी देख लीजिए। करेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या था? जो कोण एक दूसरे के बराबर होंगे उनके सामने वाली भुजाएं संगत भुजाएं होंगी। अगर A और D बराबर हैं तो A के सामने वाली भुजा BC और D के सामने वाली भुजा EF, BC और EF संगत भुजाएं होंगी। इसी तरीके से अगर उल्टा समझना हो, संगत भुजाओं से संगत कोण समझने हो, तो कैसे समझेंगे? जिन भुजाओं का अनुपात समान होगा उन भुजाओं के सामने वाले कोण संगत कोण होंगे। जैसे BC और EF का रेशियो अगर है, किसका? BC और EF का रेशियो अगर लिया गया है तो BC और EF क्या होंगी? संगत भुजाएं, और संगत भुजाओं के सामने वाले कोण संगत कोण होंगे। तो पहले ट्रायंगल से आपने BC लिया है तो BC के सामने वाला एंगल ले लेंगे A, और दूसरे ट्रायंगल से आपने EF लिया है तो EF के सामने वाला कोण ले लेंगे D। तो A और D एक दूसरे के संगत कोण होंगे। इतनी बात क्लियर? ये कहानी है संगत कोण संगत भुजा और इनके माध्यम से समरूपता यानी कि सिमिलैरिटी प्रूव करने की। ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन में आपको ये दे रखा होगा और इसका यूज करते हुए ये प्रूव करना होगा, कभी क्वेश्चन में ये दे रखा होगा और इसका यूज करते हुए आपको ये प्रूव करना होगा। दोनों ही काम करते समय आप समरूपता सिद्ध कर रहे होंगे त्रिभुजों की। अगर कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे, और अगर समरूप होंगे तो भुजाओं का अनुपात समान होगा। अगर भुजाएं समानुपाती पहले से दे रखी हैं तो ट्रायंगल समरूप होंगे, और अगर ट्रायंगल समरूप होंगे तो फिर कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, ये सेम बात है वही जो इतनी देर से मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, लेकिन रिपीट करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरम्स का मामला ऐसा है कि मैं बार बार मैंने ये बात कही है कि फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर निकालने वाले क्वेश्चंस नहीं है। ये आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट से ही पूरी कहानी आपको सोचनी पड़ती है, सोचकर समझनी पड़ती है कि किस तरीके से हम डेरिवेशन को लेकर चले। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी की थोड़ी सी कहानी है। यहां पर दो मोटे मोटे पॉइंट्स आपने पढ़े कि अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल बराबर हो तो समरूप होंगे, या अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों भुजाएं बराबर हो तो समरूप होंगे। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें समरूप हो सकते हैं। क्या? अगर मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल्स ऐसे हैं जिनके दो कोण एक दूसरे के बराबर हो, तब भी समरूप होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल ये ABC बना हुआ है और एक ट्रायंगल ये कुछ बना हुआ है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, दो कोण बराबर हैं एक दूसरे के, तीसरे के विषय में कोई जानकारी नहीं है, तब भी ट्रायंगल सेम होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि आप जानते हैं किन्हीं भी दो त्रिभुजों के दो कोण अगर बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, फिर तीसरे के पास चॉइस नहीं बचती।
तो अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक। या दो भुजाएं अगर बराबर हों और एक कोण बराबर हो तो भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और इनकी सिमिलरिटी के कुछ नाम हैं। क्या नाम है समझ लीजिए। देखिए, कोण को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? एंगल। तो एंगल के लिए हम यूज करेंगे ए। और भुजा को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? साइड। इसके लिए हम यूज करेंगे साइड यानी एस। अब मान लीजिए तीन कोण एक दूसरे के बराबर है, तीनों कोण एक दूसरे के बराबर है, तो हम कहेंगे कि जो ये समरूपता है, यहां पे जो लिखा पहला वाला, अगर मान लीजिए ये तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं, समान हैं, तो त्रिभुज सिमिलर होगा। और इस सिमिलरिटी को किस तरीके से लिखेंगे? वो लिखेंगे आप ए सिमिलरिटी। ए समरूपता का मतलब क्या है? एंगल 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 समरूपता, यानी कोण बराबर कोण, एक कोण दूसरे कोण के बराबर, दो दूसरा कोण एक कोण, मतलब पहला कोण बराबर, दूसरा कोण बराबर, तीसरा कोण बराबर। तो कोण बराबर कोण बराबर कोण बराबर, यानी एंगल 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 की सिमिलरिटी है। या अगर ये वाली हो तो आप कहेंगे भुजा 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 वाली सिमिलरिटी। या अगर दो कोण बराबर हो तो आप कहेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी है। या भुजा भुजा, अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो भुजा और भुजा वाली सिमिलरिटी, एसएस सिमिलरिटी, ठीक है। तो ये कुछ लिखने के तरीके हैं। और बाकी जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूपता लिखते कैसे, मतलब त्रिभुजों का निरूपण कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ एक दूसरे के समरूप हैं तो समरूपता का ये चिन्ह होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दो ट्रायंगल्स अगर एक दूसरे के समरूप हैं तो उनको ऐसे व्यक्त किया जाता है, मैथमेटिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ऐसा कहीं लिखा तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ जो है वो समरूप हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। और अगर सिमिलर है तो ये सारी प्रॉपर्टीज उसके पास अपने आप आ जाती है। सिमिलर है तो ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक। इसी तरीके, अच्छा सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे होंगे? देखिए, एक ट्रायंगल ये सिमिलर का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के बराबर हों, सिमिलर का मतलब ये है कि एक देखने में एक दूसरे के जैसे हों। एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये और ये सेम ट्रायंगल्स देखने में लग रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है लेकिन देखने में एक जैसे लग रहे हैं। देखने में एक जैसे का मतलब एंगल ऐसा लग रहा है कि जितना ये है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा, और जितना ये है उतना ये होगा। तो कोण बराबर है लेकिन ट्रायंगल अलग अलग है। इनका अनुपात समान का मतलब क्या लग रहा है? जैसे मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, तो ऐसा लग रहा है कि ये 3 होगी और ये 6 होगी। मतलब 2 और 4 का रेशियो 1/2 है, तो ये भुजाएं भी कुछ इस तरीके से होंगी कि इन दोनों का रेशियो भी 1/2 होगा। तो 3 और 6 होगा तो 1/2, और ये 4 और 8 होगा तब भी 1/2। तो ये सिमिलर है। सिमिलर का मतलब ये नहीं कि इसकी भुजा के बराबर है। देखिए भुजाएं अलग अलग है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 6 है, इसकी 4 है, इसकी 8 है। भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हैं, यानी कि शेप इनके अलग अलग है, साइज अलग अलग है, लेकिन शेप एक जैसा, आकृति एक जैसी, देखने में इमेज एक जैसी। तो इसलिए ये सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब क्या? सिमिलर का मतलब जो देखने में एक जैसे हों। जरूरी नहीं है कि आकार में बराबर हो, बराबर हो भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि बराबर हो। लेकिन एक और टर्म आता है सर्वांग सम। एक और टर्म आता है सर्वांगसम, यानी कि कॉन्ग्रुएंट। सर्वांगसम का मतलब, सर्वांगसम का देखिए चिन्ह ये होता है ABC और DEF के बीच में ये साइन अगर आपका लगा हो, अगर ये लगा है तो समरूप है, और अगर ये लगा है तो सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि दो इक्वल ट्रायंगल्स। इक्वल ट्रायंगल्स का मतलब देखने में ही एक जैसे नहीं, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर नाप में। जितनी पहले त्रिभुज की पहली भुजा हो उतनी ही दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा हो। तो ये जो आपके सामने बने हुए हैं ये समरूप तो हैं, लेकिन उसके अलावा ये सर्वांगसम भी है। समरूप इसलिए है क्योंकि देखने में एक जैसे हैं, और सर्वांगसम इसलिए है कि देखने में एक जैसे होने के साथ साथ बराबर हैं बिल्कुल, तो इसलिए सर्वांगसम भी है। तो जो सर्वांगसम है बिल्कुल एक दूसरे का फोटोकॉपी है, वो समरूप तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन जो समरूप है वो जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम हो, क्योंकि समरूप तो ये भी है।
एक जैसा रूप तो इनका भी है, एक जैसी पिक्चर तो इनकी भी है, लेकिन साइज में एक दूसरे से बड़े छोटे हैं। तो ये सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सर्वांग-सम नहीं है। लेकिन जो सर्वांग-सम है वो सिमिलर अपने आप हो जाएगा। सर्वांग समता के लिए क्या जरूरी है? तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों और तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हों, या दो कोण एक भुजा एक दूसरे के बराबर हो, तब भी सर्वांग सम हो जाएंगे। बहुत सारी कंडीशंस होंगी, तो ये चीजें हैं, इन चीजों को आप ध्यान रखिए। सर्वांग समता और समरूपता की कंडीशंस को आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, बस वही कंडीशंस आप फिर से दोबारा एक बार अपने दिमाग में रिवाइज कर लीजिएगा। और हम लोग अब सीधे थ्योरम्स पे अपनी चलेंगे। जितनी बात समझनी जरूरी थी थ्योरम्स के लिए वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। तो आइए चलते हैं। पहली थ्योरम जो है इसकी क्या है, वो पहली थ्योरम कह रही है कि यदि दो त्रिभुजों के कोण समान हों, ध्यान रखिएगा जब भी कोई थ्योरम प्रूफ करनी होगी तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी आपको, मतलब जितनी चीजें आप जानते हैं उन्हीं में से कुछ दिया होगा और कुछ प्रूफ करना होगा, ठीक। तो कहा गया है यदि दो त्रिभुजों के कोण समान हैं, तो ये गिवन है आपको, कोण समान है यानी कि एंगल्स के इन विषय में जो जानकारी दे रखी वो दी हुई है, उसको यूज करेंगे आप क्वेश्चन में। तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन और क्या प्रूफ करना है, अर्थात यदि स्टेटमेंट क्या है यार, ये गलत लिख गया है, अर्थात यदि, ये हटा दीजिए सब। अर्थात यदि त्रिभुजों के संगत कोण समान हैं तब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ये मतलब है इसका। क्या प्रूफ करना है? कहा गया दो ट्रायंगल्स अगर हैं, दोनों ट्रायंगल्स के अगर एंगल सेम हैं तो वो समरूप होते हैं, ऐसा तो आप जानते हैं। लेकिन हमसे कह रहा है कि दो ट्रायंगल्स के अगर कोण बराबर होंगे तो सिद्ध कीजिए कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इसलिए त्रिभुज समरूप होंगे। अगर दो त्रिभुजों के कोण बराबर हो तो समरूप तो होंगे, लेकिन समरूप होंगे साथ में आपको यह प्रूफ करना है कि समरूप होने के साथ साथ उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, मतलब दो त्रिभुजों के कोण अगर बराबर हैं तो समरूप होंगे, ऐसा हम जानते हैं। तो समरूप होंगे ये बात ठीक है, लेकिन उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, ये आप सिद्ध करिए कि अगर दो त्रिभुजों के कोण संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो होंगी वो समानुपाती होंगी, ऐसा प्रूफ करना है, ठीक। स्टेटमेंट समझ में आया? अगर दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण बराबर हों तो आप सिद्ध करके दिखाइए कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में होंगी, ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दो ट्रायंगल सबसे पहले आप बना लीजिए।
ये दो ट्रायंगल्स आपके हो गए, ठीक है। अब इनके रख दीजिए नाम आप। ये आपका है ABC और ये आपका है DEF, DF दिख रहा है क्लियर? ठीक, DEF। अब आप शुरू करिए, देखिए प्रूफ क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं, थ्योरम्स को जब आप प्रूफ करते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं, दिया क्या है वो लिखेंगे, प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे, फिर अगर कोई रचना आपको करनी है वो प्रूफ करने के लिए, जो भी सिद्ध करना है उसको सिद्ध करने के लिए जो फिगर है उसमें अगर आपको कुछ करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, कोई नई चीज बनानी है तो वो लिखेंगे। उसके बाद प्रूव करना शुरू करेंगे, मतलब अपना सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है वो हम लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया है या गिवन या ज्ञात है, कुछ भी लिख सकते हैं। दिया है ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल DEF में क्या दिया है, दो त्रिभुजों के कोण समान हैं, ये दे रखा है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल्स इक्वल हैं। एंगल्स इक्वल हैं का मतलब क्या क्या दे रखा है, एंगल A एंगल किसी को किसी के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि जैसा मानेंगे उसी के अकॉर्डिंग भुजाओं के अनुपात सिद्ध हो जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। जो कोण आप एक दूसरे के बराबर मानेंगे आएगा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ही बराबर। तो इसलिए आप एक क्रम में मानिए, आसान रहेगा आपके लिए। ये एंगल इसके बराबर है, A और D के बराबर है, ये हम मान लेंगे। B और E बराबर है, ये हम मान लेंगे। और C और F बराबर हैं, ये हम मान लेंगे। ठीक, क्या दे रखा है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ऐसा दे रखा है। A D के बराबर, B E के बराबर, C F के बराबर, ऐसा दे रखा है। प्रूफ क्या करना है हमको, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, और इनकी संगत भुजाएं समान समरूप हैं। सिद्ध क्या करना है, समरूप तो होते हैं, अगर तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज तो समरूप होंगे ही। तो क्या लिखेंगे, ये दे रखा है और त्रिभुज समरूप हैं, ये भी दे रखा है। तथा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। सिद्ध क्या करना है, मैं बार बार कहता हूं कि देखिए जब थ्योरम आप प्रूव करिएगा तो ऐसे ही प्रूव करिएगा, स्टेप शॉर्ट मत करिएगा कि ये सब तो मालूम है, ये हम यूज कर लेंगे, सीधे प्रूफ शुरू करें तो नंबर आधे हो जाएंगे। हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। हमसे कहा गया अगर कोण समान होंगे तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन त्रिभुज तब समरूप होते हैं, कोणों के समान होने पर त्रिभुज तब समरूप होंगे जब संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। यानी कोण समान है तो संगत भुजाएं समानुपाती हैं, ऐसा आप सिद्ध करिए, और अगर ये सिद्ध हो गया तो त्रिभुज भी समरूप होंगे। तो संगत भुजाएं समानुपाती हैं, ये हमको प्रूफ करना है। संगत भुजाओं का मतलब क्या, अगर इसका कोण A D अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो A और D के सामने वाली भुजाएं संगत होंगी, यानी A के सामने BC है और D के सामने EF है।
तो हम भुजाओं को एक क्रम से लेंगे। इधर ए बी लेंगे तो ए बी के साथ इसमें की कौन सी भुजा आएगी वो देखेंगे। तो ए बी कौन से कोण के सामने की है, सी के, तो सी के बराबर जो कोण होगा उसके सामने वाली भुजा दूसरे त्रिभुज से लेंगे। सी इधर अगर ए बी लेंगे तो ए बी के साथ सी के बराबर है एफ, एफ के सामने वाली भुजा है डीई, तो ए बी के साथ हम डीई लेंगे। ठीक, तो हमें जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है, ए बी, इसका कलर चेंज कर लीजिए जो प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन डीई बराबर, दूसरी भुजा अगर बीसी आप लेंगे तो बीसी डी के बराबर, बीसी ए के सामने की भुजा है और ए के बराबर कोण है डी, तो डी के सामने वाली भुजा होगी ईएफ। और तीसरी भुजा कौन सी बची, एसी, और उसके सामने की भुजा होगी डीएफ। ये आपको प्रूफ करना है। इतना आपको दे रखा है, ये आपको दिया गया है, ये दिया है, और ये आपको प्रूफ करना है। अब रचना आपको अगर कुछ करनी है तो वो कर लीजिए। क्या रचना करेंगे, देखिए रचना हम ये करेंगे कि जो एबीसी ट्रायंगल है, इस एबी के बराबर भुजा आप इस डीई में से काट लीजिए। अब ये सब बिगाड़ दिया, फिगर को थोड़ा सा क्लियर करिए। अरे नाम भी बिगड़ गया यार। ये ए, ये बी, ये सी, और ये डी, ये ई, और ये एफ। ए बी के बराबर, क्योंकि देख रहे हैं आप ए बी छोटा है और डी बड़ा है, तो इस डीई में ए बी के बराबर भुजा ऐसे काट लीजिए और उसका नाम कुछ रख दीजिए। तो हम फिगर में यहां पे बना रहा हूं, ए बी के बराबर हमने यहां पर ए बी को नापा और डी से उस नाप को यहां पर रखते हुए और यहां पर एक पॉइंट रख दिया जिसका नाम हमने क्या कहा, पी है। ठीक, और AC के बराबर हमने यहां पर एक वो लिया और उसका नाम हमने क्या रख दिया, Q रख दिया। और PQ को हमने मिला दिया। PQ को हमने मिला दिया। ये रचना हमने की, तो इस रचना को लिख लीजिए आप। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल DEF में AB बराबर DP, AB के बराबर DP लिया और AC के बराबर DQ लिया। AB बराबर DP और AC बराबर DQ हमने ले लिया। ये हमने काट लिया। ये हमने कर ली रचना। अब इस रचना के बाद देख लीजिए क्या करना है, समझिए। अब आसान ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए, ये ए बी बराबर डीपी और एसी बराबर डीक्यू काट लिया, और क्या किया, और भी तो कुछ किया है, पीक्यू को मिलाया भी तो है, और पीक्यू को मिलाया। जितना काम आप करेंगे वो लिखना है आपको। पीक्यू को मिलाया। अब आपका शुरू होगा प्रूफ। ये ज्ञात है, हो गया, मतलब वी नो दैट। ये टू प्रूफ यानी सिद्ध करना है, और ये कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना। अब शुरू होगा उपपत्ति यानी कि प्रूफ। क्या करेंगे आप, AB और AC के बराबर जब DP और DQ आपने बनाया है और PQ को मिलाया है, तो यहां पर देखिए DPQ एक नया ट्रायंगल बन गया, DPQ। तो इस त्रिभुज ABC और इस DPQ को जरा एक साथ यूज करेंगे और देखेंगे क्या है। ट्रायंगल ABC
तथा ट्रायंगल DPQ में क्या लिखेंगे? देखिए AB और DP एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि AB और DP बराबर हमने बराबर बराबर काटे हैं, तो AB बराबर किसके है? DP के। AB बराबर DP के है। दूसरा AC के बराबर हमने DQ काटा है, AC के बराबर क्या है? DQ हमने काटा है। और तीसरा एंगल A बराबर एंगल D है। कौन कहां से लाए हैं? AB और DP बराबर AC और DQ बराबर, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आप ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों बातें हैं रचना से। आप सामने इंडिकेट कर दीजिए, आप और अच्छे बच्चे बन जाएंगे कि आपके नंबर बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहेंगे। ये दोनों बातें हमें रचना से मालूम है, जो हमने कंस्ट्रक्शन रचना की है उससे हमें पता है कि ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके। और A बराबर D कहां से है? A बराबर D हमको ज्ञात है, जो दिया है सवाल में उससे हमको मालूम है कि A बराबर D। तो यानी ये क्या है? ज्ञात है, या इंग्लिश में लिख सकते हैं वी नो दैट। ये इसमें कुछ भी हम लोगों ने मनगढ़ंत नहीं लिखा है। दो चीजें हमको रचना से मालूम है और एक चीज हमको ज्ञात है। और आप जानते हैं, अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर दो ट्रायंगल्स में दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों, दो साइड्स इक्वल हों और एक उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल हो, उन दोनों के बीच का ध्यान रखिए, जैसे ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, तो इन दोनों के बीच का कोण इन दोनों के बीच के कोण के अगर बराबर हो, अगर ऐसा है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये ऐसा आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। नहीं अगर याद रह गया है तो वापस जाइए, देखिए, चैप्टर्स खोलिए, किताब को खोलिए, वहां पर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि सर्वांगसम होंगे। यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? सर्वांगसम त्रिभुजों का सब कुछ बराबर होता है एक दूसरे के, सारे कोण बराबर होते हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये सर्वांगसम होंगे तो इसका मतलब एंगल B जो है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एंगल B जो है वो एंगल P के बराबर होगा और एंगल C जो है वो एंगल Q के बराबर होगा, क्योंकि A और D तो एक दूसरे के बराबर है ही, ज्ञात है हमें। तो A और D ज्ञात था हमको, B और P बराबर है और C और Q बराबर, ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल B बराबर एंगल P। ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, C बराबर Q के होगा, लेकिन हमको जरूरत सिर्फ एक की है, तो B बराबर P हो जाएगा। बात क्लियर? अब क्योंकि B बराबर Q है, लेकिन सवाल में क्या कहा गया है? ज्ञात है हमें कि B बराबर E के है। ज्ञात क्या है? B और E बराबर है। लिखेंगे परंतु ज्ञात है एंगल B बराबर एंगल E। देखिए, कुछ मनगढ़ंत नहीं लिखा रहा, पहले ही लिख चुके हैं आप। एंगल B और एंगल E एक दूसरे के बराबर है, ये हमको सवाल में दे रखा है। तो B E के बराबर है, ये हमें मालूम है। B P के बराबर है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। अगर इन दोनों बातों को एक साथ यूज करें तो B और P बराबर हैं, B और E भी बराबर है, तो इसका मतलब E और P एक दूसरे के बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? दिस इंप्लाइज एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। बताइए, समझ में आई बात? क्योंकि P भी B के बराबर है, क्योंकि E भी B के बराबर है, इसलिए E और P एक दूसरे के बराबर होंगे। फिगर में आते जाइए, P और E बराबर है, इस बात का मतलब क्या है? इसके बाद का मतलब यह है कि ये P और ये E एक दूसरे के बराबर है। P और E बराबर है। अच्छा, जब ऐसी कोई तस्वीर बनी हो, अगर इसको आप अलग निकालिए, ये PQ लाइन खींच लीजिए अलग, और ये EF लाइन खींच लीजिए अलग, और ये तिर्यक रेखा ऐसे खींच लीजिए अलग। ठीक, ये आपका P है और ये आपका E है। तो अगर ये PQ लाइन है, ये EF लाइन है, ये Q है, ये F है, ये D है लाइन।
तो PQ रेखा और EF रेखा एक दूसरे सॉरी PQ रेखा और EF रेखाएं दो हैं और एक तिर्यक रेखा बनी हुई है, और इस चित्र में ये वाला एंगल P इस वाले एंगल E के बराबर आ गया है। और ये दोनों कोण कौन से कहे जाते हैं? समांतर रेखाओं वाली जो कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों कोण कौन से होते हैं? संगत कोण होते हैं। अगर दो रेखाओं और एक तिर्यक रेखा के बीच में बनने वाले संगत कोण आपस में बराबर हों तो वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, ये बात आप जानते हैं, पैरेलल होती हैं। तो क्योंकि P और E ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब है कि PQ और EF ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, तभी ये संगत कोण बराबर हो सकते हैं। अगर ये समांतर नहीं होती तो ये बराबर नहीं हो सकते थे। क्योंकि ये दोनों बराबर आ गए, P और E बराबर आ गए, इसका मतलब है PQ और EF एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक, तो क्योंकि P इज इक्वल टू E हमने प्रूव किया है, इसलिए ये बात ये सिद्ध करती है कि रेखा PQ और रेखा EF जो है वो एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक, तो बस ये लिख लीजिए। इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज PQ इज पैरेलल टू EF। PQ और EF एक दूसरे के समांतर होंगी, ऐसा आपने सिद्ध कर लिया। अब जरा वापस जाइए पिछली थ्योरम्स पे जो आपने पिछली क्लास में की है। एक ट्रायंगल DEF है और DEF में आपने सिद्ध किया कि एक भुजा के समांतर कोई एक दूसरी लाइन खींची गई है। अगर किसी एक त्रिभुज में कोई एक ऐसी रेखा खींची गई हो जो किसी एक भुजा के समांतर हो, तो जो खींची गई रेखा होती है वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स की प्रमेय है कि नहीं है? तो बस थेल्स प्रमेय लगा दीजिए। तो लिखेंगे इसलिए क्योंकि PQ समांतर EF है, इसलिए ट्रायंगल DEF में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि खंडों का अनुपात समान होगा, तो DP अपॉन DE बराबर DQ अपॉन DF। ऐसा होगा, DQ अपॉन DF हो जाएगा। अब रचना से आप जानते हैं कि DP जो है वो AB के बराबर है। DP किसके बराबर है? AB के। और DQ किसके बराबर है? AC के। तो वैल्यू रख दीजिए। लिखेंगे क्योंकि DP बराबर AB है और DQ बराबर AF है, AF नहीं AC है, सॉरी AC है, इसलिए क्या होगा? DP अपॉन DE का मतलब क्या होगा? DP की जगह पे आप लिखेंगे AB अपॉन DE, ऐसे लिख लीजिए। और DQ की जगह क्या लिखेंगे? AC अपॉन DF, ऐसे लिख लीजिए। समीकरण नंबर 1 क्या हमने प्रूव कर दिया? ध्यान दीजिए। देखिए ये जो समीकरण 1 बना इसमें क्या आया है? AB और DE का रेशियो बराबर है AC और DF के रेशियो के। ये हमने सिद्ध किया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ये वाली लाइन जो आपने यहां खींची है, इसकी बजाय अगर रचना आप यहां कर दीजिए तो इनका और इनका रेशियो प्रूव कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये रेशियो यहां ना खींचकर ये रेशियो आप ये हो गया और तीस यहां अगर ये खींच दीजिए तो इनका रेशियो प्रूव कर सकते हैं बराबर। ठीक, तो बस अब लिखेंगे, एक आपने प्रूव कर लिया, दो को इसी प्रकार लिख लेंगे। लिखेंगे क्योंकि जैसे ये सिद्ध किया है इसी तरीके से आप और दूसरे रिजल्ट्स प्रूव कर सकते हैं, और जब दूसरे रिजल्ट्स प्रूव कर लेंगे तो सबको एक साथ मिलाएंगे तो आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो इसको आप लिख लीजिए। इधर वाला मैं साफ कर रहा हूं, उसके आगे मैं यहां पर कंटिन्यू करूंगा। जैसे हमने AB और DE का रेशियो AC और DF के रेशियो के बराबर प्रूव किया है, इसी तरीके से हम AB और DE का रेशियो BC और EF के बराबर भी प्रूव कर सकते हैं दूसरी समांतर लाइन खींचकर।
तो बस अब लिखना है आपको, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ के बराबर भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। दूसरी तरफ समांतर लाइन खींच दीजिए, ठीक, इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। ये आपने सिद्ध कर दिया और इसी प्रकार ये आप सिद्ध कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर एक में मिलाइए तो क्या कह रहा है, ए बी अपॉन डी ई जो है, ए बी अपॉन डी जो है वो बी सी अपॉन ई एफ के बराबर भी है और ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ के बराबर भी है। तो यानी कि ये तीनों आपस में बराबर है। समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। ये आपका प्रूफ हो गया। क्या सिद्ध करना था, कोण समान है तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, ऐसा आप प्रूफ करिए, और ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे ही इन कंडीशंस में। तो ये भी लिख लेंगे, अतः समान कोणों से संगत भुजाओं को समानुपाती आपने प्रूव कर दिया, और अगर दोनों बातें हैं या दोनों में से कोई एक बात भी है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे ही। ये एक बहुत बेहतरीन थ्योरम है, बहुत बेहतरीन डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट करिए और इसको नोट करके फटाफट से जो है लिख लीजिए। अब अगली थ्योरम आज की क्लास में नहीं हो पाई क्योंकि पहली क्लास थी, मतलब पहली क्लास का मतलब ये जो अलग टाइप की थ्योरम्स हैं, मतलब जो सेकंड टाइप है थ्योरम्स का, उसकी पहली क्लास थी, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, ये सारी चीजें समझानी थी, तो इसलिए एक ही थ्योरम हो पाई। बाकी अब अगली क्लासेस में बाकी की थ्योरम्स हम करेंगे, उसके बाद थ्योरम्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हम लोग कुछ नई थ्योरम्स और नए सवालों के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।